प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। जो प्रगतिवाद सामूहिकता है, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की विजय को लेकर चला। और उसका तर्क है क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। ये दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। दोनों स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। यह हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर 1942 तक स्वीकार किया गया। प्रस्तुत तर्क भी सही है क्योंकि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है। ठीक है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो मार्क्सवाद का है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद के अन्य दार्शनिक आधारों में मूल्य वृद्धि का सिद्धांत तथा मूल सभ्यता के विकास की व्याख्या का सिद्धांत है। हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव प्रगतिवाद पर पड़ा है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? तो प्रगतिवाद है। देखिए, इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे तो ये वैसा ही चैप्टर है जैसे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को भी पढ़ना आपको लिए जरूरी है। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? तो प्रगतिवाद में। दिया भी है। हिंदी साहित्य में जो 1935 से 42 का कालखंड है, इसको क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है क्या? प्रगतिवाद, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। वर्ग चेतना की प्रधानता है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। और हिंदी साहित्य में इतने 35 से 42 के कालखंड को 1935 से 42 के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वह प्रगतिवाद है। जो राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वह प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। और शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम। शुद्ध प्रगतिवादी कवि जो हैं उसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये सब प्रमुख हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्सवाद का प्रभाव है, वैसे ही प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का, यहाँ पे क्या कहा है देखिए, जैसे प्रगतिवादी कविता पर मार्क्स का प्रभाव है, वैसे ही प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का प्रभाव है। तो प्रयोगवादी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रगतिवादी। अब अगर प्रयोगवादी पढ़ते हैं तो वहाँ पर फ्रायड का संबंध आएगा। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है, ऊपर हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। अब यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद की किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद का। और विकल्प भी यहाँ पर सही है। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास और 42 तक ये चला था। यहाँ पर और लिखा है कुछ। वर्ष 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा के लोगों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्क राज आनंद, देखिए इंपॉर्टेंट है, और सज्जाद जहीर शामिल थे। तो ये पूछेगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ है, 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद की बात आ गई तो 1936 में इन्होंने गोदान लिखा। और प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी, वायवी और काव्यधारा की प्रतिक्रिया निहित है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद,
पदार्थवाद समाजवाद मान्य है, रूपवाद मान्य नहीं है, तो विकल्प भी सही है। और प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद शामिल है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति एक नहीं है, और वो कौन है? देखिए, सामाजिकता का आग्रह है। सामाजिकता का आग्रह है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं पोषक वर्ग के प्रति घृणा का, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना का है। धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद ये प्रगतिवाद में नहीं है, मार्क्सवाद में ये नहीं है। ठीक ना, मार्क्सवाद में ये नहीं है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, जैसे प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध करते हैं, मानवतावादी प्रवृत्ति है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूति है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना है, और समाज का यथार्थवादी चित्रण है, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो ये नागार्जुन का था। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। और बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए कौन? नागार्जुन। वास्तविक नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था, और ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था 30 जून 1911 को हुआ था मधुबनी बिहार में। देखिए यहाँ का चलिए खैर छोड़िए, तरौनी नामक गांव में हुआ था। अभी हमारे गोरखपुर में ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, मधुबनी बिहार वाला, क्योंकि ये यहाँ से आता है बालू। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया। ठीक है, अभी बहुत जल्दी निधन होगा, 25 साल हो गए। 25 साल भी बहुत जल्दी लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक और तथा 1942 से 43 में विश्वबंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। दीपक पत्रिका का संपादन किसने किया? नागार्जुन ने। विश्वबंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? नागार्जुन ने। 1935 में दीपक और 1942-43 में विश्वबंधु। प्रगतिवादी विचारधारा का समकालीन भी यही है, 35 से 42। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। आम बात हो गई, आम बात, संस्कृत और बांग्ला में। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए जो मैथिली में कविता संग्रह है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे ही हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटहल, भस्मासुर, खंड काव्य। तो ये रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं। एक बार और याद देखते हैं। देखिए, युगधारा, क्योंकि इसी की ज़रूरत है। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटहल, भस्मासुर जो खंड काव्य है, ये इनकी रचनाएं हैं। और देखिए, और अन्य कृतियाँ भी हैं, जैसे बलच्छनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे, इन्हीं की रचनाएं। मतलब
कहते हैं बैद्यनाथ मिश्र की, यात्री की, नागार्जुन की, ये इन्हीं के उपनाम भी हैं। बाबा, यात्री, नागार्जुन, बैद्यनाथ मिश्र। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं है कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की? इनमें से कौन सी रचना नहीं है? देखिए, युग की गंगा, नींद के बादल, जमुन जल तुम और युग धारा। युग धारा जो है ये केदारनाथ अग्रवाल का नहीं है, ये नागार्जुन का। ठीक है, युग धारा किसका है? नागार्जुन का। यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा, देखिए या युग की गंगा, नींद के बादल, जमुन जल, ये सारी रचना जो है ये किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? नागार्जुन का कौन नहीं है? युग की गंगा नागार्जुन का नहीं है, ये केदारनाथ अग्रवाल का है। ऊपर पढ़े अभी हम, युग धारा, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, ये सभी रचनाएं नागार्जुन के हैं। नागार्जुन के काव्य देखिए, अब ऊपर हम लोग देखे भी हैं, बस मशहूर गीत गोविंद, हरिजन गाथा, भूमिजा, दीर्घ कविता है, और अपने खेत, रत्नगर्भा, तालाब की मछलियाँ। केदारनाथ अग्रवाल के नींद के बादल, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, बोले बोले अबोल, रत्नगंध। रत्नगंध, रत्नगर्भा और रत्नगंध में कंफ्यूज मत होइएगा। रत्नगर्भा जो है, रत्नगर्भ नागार्जुन का है, और रत्नगंध जो है ये केदारनाथ अग्रवाल का है। सॉरी, रत्नगर्भ नागार्जुन का और आत्मगंध केदारनाथ अग्रवाल का। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन जी थे। विकल्प बी सही है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? प्रगतिवादी विशेषता कौन नहीं है? कल्पना, प्रवणता, ये कल्पना उल्पना में नहीं जाते थे, अध्यात्म में, कल्पना में ये मार्क्सवादी या प्रगतिवादी नहीं मानते थे इसको, तो विकल्प ए जो होगा गलत होगा। शोषण का विरोध करते थे, व्यंग, प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, इन सब चीज़ों पे वो क्या करते थे? फोकस करते थे। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले नहीं को क्या करोगे? अंडरलाइन कर दोगे या मार्क कर दोगे। प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रकृति के साथ कल्पना, कल्पना से तो परे है, उसका विरोध करता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई, और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवादी समीक्षा क्या है? रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। प्रगतिवादी समीक्षक रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय, श्याम सुंदर ने इन सभी को दिया है, लेकिन यहाँ पे रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। यहाँ पे और भी कुछ कहा है, देखिए, रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है, और प्रेमचंद और उनका युग समीक्षा करते हैं। प्रेमचंद और उनके युग के बारे में 1952 में। निराला का समीक्षा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1953 में। प्रगति और परंपरा का 49 में। भाषा साहित्य और संस्कृत का 54 में। भाषा और समाज 1961 में। निराला की साहित्य साधना 1969 में। प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले, युग की गंगा 1947 में प्रकाशित हुआ, जो आज़ादी के पहले
युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल के कई और रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोले अबोल, जामुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे। तो ये सब रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जामुन जल तुम, कहें केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे। ये जो हैं केदारनाथ अग्रवाल के हुए। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश। ठीक है, ये गांधी विचारक हुए और दूसरे सप्तक के कवि हुए। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, मत भूल मत गर पाई, खुशबू रंगो आब। ये प्रगतिवादी कविता से लिया गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ये पंक्तियां ली गई हैं। कुकुरमुत्ता और अड़िमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना तथा अर्चना, इनकी क्या है? रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अज्ञेय ने एक तार सप्तक का संकलन किया, संपादन किया। मुक्तिबोध की रचनाएं कुछ हैं, देखो यहाँ पे दिया है। काव्य संग्रह की बात करें, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भरी खाक धूल, और कहानी संग्रह एक काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास है विपात्र, और इन्होंने एक फैंटेसी काव्य लिखी, शैली को, और अनुभव की कन्या। इन्होंने जो है फैंटेसी काव्य संग्रह को अनुभव का कन्या कहा। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को बुर्जवा जी का अंतिम मुमूर्ष कवि कहा। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा? बुर्जवाजी का अंतिम मुमूर्ष कवि। किसने? मुक्तिबोध ने। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, वो अज्ञेय जी नहीं हैं। अज्ञेय जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं, बल्कि ये क्या है? प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद के हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं गजानंद माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं? वो अंधेरे में रचना मुक्तिबोध की है। और जो मुक्तिबोध की और रचना, जैसे चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भरी खाक धूल, अंतदर्शक, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी, ये सब हैं। और राम की शक्ति पूजा, ये निराला की रचना है। और अध्यात्म वीणा अज्ञेय की रचना है। ठीक है ना। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक कस्बे में हुआ। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक एवं कथा समीक्षक के रूप में समादृत रहे। इन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई। कामायनी एक पुनर्विचार नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। विकल्प डी सही है। अगर बता दें हम कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और कामायनी एक पुनर्विचार की बात करें तो ये हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित करवाया। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? इनका एक देखिए, गजानंद माधव मुक्तिबोध का चांद का मुँह टेढ़ा एक कविता संकलन है, जिसमें पूछ रहा है कौन सी कविता संकलित नहीं है। अब देखिए, इसमें जो चांद का मुँह टेढ़ा, इसमें भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा,
मुझे और डूबता चांद कब डूबेगा मुझे याद आते हैं, ये कविताएं इसमें क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है। अब चांद का मुंह टेढ़ा कब प्रकाशित हुआ, 1964 में, जबकि जन्मदिन की धूप में केदारनाथ ये जन्मदिन की धूप में जो है ये था नहीं, ये किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह का। तो ये चांद के मुंह टेढ़ा में नहीं है। तो ब्रह्म राक्षस किसकी रचना होगी, मुक्तिबोध की। डूबता चांद कब डूबेगा, पता नहीं, एक स्वप्न कथा, ये सारी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, तो भारत इतिहास और संस्कृति। भारत और इतिहास और संस्कृति जो है यह प्रतिबंधित किया गया था। चांद का मुंह टेढ़ा और विपात्रा एक साहित्य की डायरी। अच्छा, यहाँ पे विपात्रा और चांद का मुंह टेढ़ा ये तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं, और एक साहित्य की डायरी एक 100% उन्हीं का है। ठीक है, यह एक निबंधात्मक डायरी है, एक साहित्य की डायरी। तो चारों रचनाएं उन्हीं की हैं, और भारत इतिहास और संस्कृत जो है यह प्रतिबंधित किया गया था। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है, तो अवधी उपभाषा में है त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं, और जो है विकल्प सी सही है। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं, इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली के अतिरिक्त अवधी बोली में भी किया है। अमोल ग्रंथ इनका है, और इन्होंने 2700 बरहवे छंद में अपनी अवधी भाषा में जिसे लिखा है अमोल ग्रंथ को। अच्छा, त्रिलोचन को सानेट का कवि भी कहा जाता है। ताप के ताए हुए दिन इनकी जो रचना है, ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, चैती तथा जीने की कला, इनकी काव्य रचनाएं हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ जो है त्रिलोचन की काव्य रचना है। त्रिलोचन मतलब त्रिलोचन शास्त्री यानी कि वासुदेव सिंह, ये दोनों एक ही हैं। तुम्हें सौंपता हूँ प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन का काव्य संग्रह है, जिन्हें सानेट का कवि भी कहा जाता है। अवध का किसान भी इन्हें कहा जाता है। ये किसने कहा, ये मुक्तिबोध के अनुसार इन्हें अवध का किसान कहा जाता है, त्रिलोचन शास्त्री को। अब त्रिलोचन का वास्तविक नाम जो है वासुदेव सिंह है। कि इनके काव्य संग्रह जो है धरती है, अमोल है, जीने की कला है, अर्धार, अनकहनी भी कुछ कहनी है, अनकहनी भी कुछ कहनी है, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत है, गुलाब और बुलबुल, ये सब हैं। और कहानी संग्रह की बात करें तो देश कला है, डायरी रोज नामचा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है, कुमकुम है। और यह 1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है 1903 तक कवि के रूप में ये माने जा चुके थे, परंतु उनका कविता संग्रह जो है 1936 में प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आहवन है, 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे काव्य संग्रह है, और यहाँ पर जो है प्रथम रचना आहवन है, वो काव्य संग्रह है, ये रचना। आहवन का वास्तविक नाम ईश्वर वार्तालाप है। उनकी और रचनाएं जैसे रश्मि रेखा, किसकी बात कर रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, जो 1951 में, अपलक 1951 में, क्वासी भी इन्हीं की रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका जो है प्रभा है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली जो पत्रिका है प्रभा है। इसका संपादन उन्होंने 1921 से 1923 तक किया, किसने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, वासुदेव सिंह है, पहले भी आ चुका है। और
प्रगतिवादी तरई के अंतर्गत कौन कौन आता है? नागार्जुन आ गए, शेर बहादुर सिंह आ गए और त्रिलोचन जी आ गए। इनका जन्म, त्रिलोचन का जन्म सुल्तानपुर जिले में 1917 में, मृत्यु 1907 में 2007 में गाजियाबाद में हुआ। त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती है 1945 में प्रकाशित हुआ। ताप के ताए हुए दिन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1989 से 90 तक अकादमी द्वारा सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी अन्य कृतियाँ कौन है? इनकी अन्य कृतियाँ धरती, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत 57 में, शब्द जो है 1980 में, मैं उस जनपद का कवि या मैं उस जनपद का कवि 1981 में, अर्धान 1984 में, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में और चैती 1987 में लिखी गई। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? यह महाकाव्य है उर्वशी। उर्वशी दिनकर की कविता है, रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी शीर्षक से एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी है। और जब महाकाव्य की बात करेगा तो ये रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। अब जो देखिए, एक उर्वशी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की ये है, जो चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब गद्य और पद्य दोनों में है। उर्वशी को गीत नाट्य भी कहा जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर वाली उर्वशी है जो महाकाव्य है। एक दिनकर के प्रबंध काव्य कौन कौन से है? प्रणभंग है जो खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी है। उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। ठीक है, जो दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जो जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्गृत है। जनतंत्र का शीर्षक। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। दिनकर की काव्य रचना त्रिधारा नहीं है। त्रिधारा सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है। अब देखिए, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज, ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए, इनमें दिनकर की रचना इनमें कौन सी नहीं है? तो त्रिधारा दिनकर की रचना नहीं थी। बाकी हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र जो रचनाएं हैं वो दिनकर के हैं। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा। और इनकी और रचनाएं जो है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज, इनकी रचनाएं हैं। बुंदेलखंड लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रचलित हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करते हुए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया था। भारतीय डाक तार विभाग ने 1976 में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं जो हैं, रेणुका, प्रमुख रचनाएं रेणुका 1935, हुंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, रामधेनी 47, रश्मिरथी 52, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 63 और इतिहास के आंसू, धूप और कुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम और संस्कृत के 4 अध्याय इम्पोर्टेंट हैं। हारे को हरिनाम भी इनकी रचना है। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रेणुका है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है। उर्वशी जो प्रबंध काव्य है, उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जो महाकाव्य है। इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। कथा का 5 अंक में विभाजन किया गया है और कथोपकथन पद्धति के कारण नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इनमें नाटकीय का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर की
किस कृति को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका हुंकार उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीति है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन किया गया है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन कौन किया? नवगीत शतक है जो 3 भागों में है, इसका प्रकाशन या संपादन किसने किया? शंभुनाथ सिंह ने किया। और नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक किसके द्वारा है? शंभुनाथ सिंह के द्वारा। और उसके नवगीतकार कौन है? योगेंद्र दत्त शर्मा है। इसमें कन्फ्यूजन